देखो, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. ब्रीडर मतलब जो ब्रीडिंग कराता है ना, अलग अलग प्लांट्स की ब्रीडिंग कराता है, उसको बोलते हैं ब्रीडर। तो अब इसके मन में आया कि मेरे को तो सुपीरियर वैरायटी चाहिए, जो है उससे काम नहीं चल रहा, मेरे को सुपीरियर वैरायटी चाहिए, तो उसके लिए वो दो चीजें कर सकता है, या तो अलग अलग स्पीशीज की ब्रीडिंग करा सकता है, या फिर कई बार अलग जेनरा भी ले सकता है, या तो अलग अलग स्पीशीज लेती या अलग जीनस भी ले सकता है। कौन? ब्रीडर, ठीक है, या तो अलग अलग स्पीशीज या जेनरा। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम मतलब जो क्रॉप है उसके अलावा हम सुपीरियर वैरायटीज बना रहे हैं, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट चल रहा है ना, तो ये जो प्रोग्राम है इसको बोलते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में एक जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? अब हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? देखो, स्पीशीज होती है ना, स्पीशीज की एक डेफिनेशन होती है कि स्पीशीज में वही प्लांट या एनिमल हम डालते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीडिंग, मतलब जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं उनको ही हम डालते हैं एक स्पीशीज में। जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं उनको ही डालते हैं हम एक स्पीशीज में। लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं हाइब्रिड। क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पीशीज भी उठा सकते हैं या दो अलग अलग जीनस भी उठा सकते हैं, और ये काम नेचुरली नहीं हो रहा, हम बाहर करा रहे हैं, इसीलिए प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्रोसेस का नाम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसमें ले सकते हैं अलग अलग स्पीशीज भी या अलग अलग जीनस भी, ठीक है। अब in such crossing experiments it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging techniques. अब ये जो काम हम कर रहे हैं, जो हम पोलन ग्रेन डालेंगे वो पोलन ग्रेन डिजायर्ड पोलन ग्रेन होने चाहिए। डिजायर्ड मतलब जिसकी हमारी इच्छा है कि हाँ हमें ये वाले कैरेक्टर्स डालने इस प्लांट के, तो हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग पोलन ग्रेन होंगे। दूसरा जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाले पार्ट को हमें बचाना है कंटामिनेशन से। किससे बचाना है? कंटामिनेशन से बचाना है। कंटामिनेशन का जनरली मतलब क्या होता है? जैसे हम पानी पी रहे हैं, पानी में अगर गंदगी है मतलब वो साफ पानी नहीं है, वो कंटामिनेटेड वाटर है ना। इसी तरीके से जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे हमें हमारे वाले पोलन ग्रेन डालने ना, जो हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए या उसके खुद वाला जो उसका पार्टनर है वहीं के पोलन ग्रेन ना आ जाए, तो इससे हमें उसे बचाना होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें स्टिग्मा को बचाना होगा कंटामिनेशन से। अब कंटामिनेशन से बचाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है बैगिंग और दूसरा है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में किसका रिमूवल करेंगे? स्टेमन का। किसका रिमूवल करेंगे? स्टेमन का। क्यों? क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब स्टिग्मा तो हमें चाहिए क्योंकि पोलन ग्रेन हम बाहर से ला रहे हैं, पर यही जो स्टेमन है अगर वो अपने पोलन ग्रेन डाल देगा तो इस चीज को बचाने के लिए हमने स्टेमन को काट दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। तो कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए, इससे हम बचाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? इमैस्कुलेशन का। किसका यूज करेंगे? इमैस्कुलेशन का। और पोलन ग्रेन जो हम डाल रहे हैं वो रिसेप्टिव हो जाए, चिपक जाए वहां पे जो हम डाल रहे हैं, उसके लिए हमने वहां पे लगाया था बटर पेपर, जिस प्रोसेस को बोला था बैगिंग। तो दो टेक्निक है, फर्स्ट वन इज इमैस्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज बैगिंग। उसके बाद इन द फीमेल पेरेंट बियर्स, इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक और नाम बाइसेक्सुअल फ्लावर का हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो अगर फीमेल के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो हम रिमूव करेंगे एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथरडाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी, ठीक है। किसकी हेल्प से काटेंगे? फोर्सेप की हेल्प से। किसकी हेल्प से? देखिए लैब में कभी फोर्सेप, ठीक है, फोर्सेप की हेल्प से हम कट कर देंगे किसको? एंथर को। किसको रिमूव करना है? एंथर को रिमूव करना है। दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज, इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है इसको हम कवर कर देंगे एक बैग से, सुटेबल साइज का बैग होना चाहिए, जनरली बना होगा किससे? बटर पेपर से, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। कोई और पोलन ग्रेन ना आ जाए, जो हम डालना चाहते हैं वही यूज हो सके, इसीलिए हमने उसको किससे कवर कर दिया? बटर पेपर
पेपर से, ठीक है। प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग। When the stigma of bagged flower attains receptivity, जब वो स्टिग्मा चिपचिपा हो जाएगा, है ना, रिसेप्टिव हो जाएगा, तब बटर पेपर को हटा देंगे, ठीक है। फिर जो मेच्योर पोलन ग्रेन हम लेके आए हैं, मेल पेरेंट्स से जो मेच्योर पोलन ग्रेन लेके आए हैं, उनको डाल देंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो बोला डस्ट ओवर कर देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे स्टिग्मा के ऊपर, और फिर से वहां पे लगा देंगे बटर पेपर, जिस प्रोसेस को बोलेंगे रीबैगिंग। क्या बोलेंगे? रीबैगिंग, ठीक है। और फिर वहां पे फ्रूट बनने देंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, फिर ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी? फ्रूट, ठीक है। रीबैगिंग कर दो और फ्रूट को बनने दो वहां पे। उसके बाद इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तो बाइसेक्सुअल का केस था। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि दो केस दे सकता है तुम्हें, या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर तुम्हारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर फ्लावर है बाइसेक्सुअल, तो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें दो स्टेप करने होंगे। पहला स्टेप इमैस्कुलेशन, पहला स्टेप होगा इमैस्कुलेशन, दूसरा स्टेप होगा बैगिंग। लेकिन अगर हमारे पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सिर्फ बैगिंग करेंगे। The female flower buds are bagged before the flower open when the stigma becomes receptive। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो फीमेल फ्लावर बड है उसमें बैगिंग हम कब करेंगे? फ्लावर खुलने से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम बैगिंग करते हैं वो फ्लावर में किस स्टेज में करते हैं? बर्ड स्टेज में। किस स्टेज में करेंगे? बर्ड स्टेज में, मतलब अब तक फ्लावर की ओपनिंग नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैगिंग हम कब करेंगे? बर्ड स्टेज में करेंगे, अभी फ्लावर की ओपनिंग नहीं हुई है। तो फिर स्टिग्मा ये पड़ेगा कैसे? फ्लावर नहीं है तो अभी तक फ्लावर अगर खुला ही नहीं है तो स्टिग्मा कहां से दिख रहा है? बर्ड स्टेज में अभी वो रिसेप्टिव हो जाएगा ना, तो उसको हटा देंगे। अब रिसेप्टिव हो गया, खुल गया, पहले हमने बटर पेपर लगाया, ठीक है, रिसेप्टिव हो गया, वो फ्लावर रिसेप्टिव हो गया, उसके बाद उसको खुल गया, फ्लावर खुल गया, उसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, इमैस्कुलेशन कर दिया, फिर डालेंगे, ठीक है। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using desired pollen and the flower rebag। अब उसको करेंगे rebag करेंगे, ठीक है। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में? दो बार कौन सा? एक बार सिंगेमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का एक और नाम ट्रिपल फ्यूजन का एक और नाम होगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और सिंगेमी का जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, मेल और फीमेल अगर दोनों डिप्लॉयड है तो एंजियोस्पर्म्स में 3 एंड, और जिम्नोस्पर्म्स में एंड। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म्स में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पर जिम्नोस्पर्म्स में बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जो पोलन ट्यूब थी वो कहाँ एंटर कर गई थी? सिनर्जिड में। तो पोलन ट्यूब ने रिलीज कर दिया था अपना कंटेंट। क्या था पोलन ट्यूब का कंटेंट? दो नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। कहाँ पे रिलीज किया ये इंपॉर्टेंट है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ये गैमेट्स इसने कहाँ रिलीज किए? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। तो पोलन ट्यूब सिनर्जिड तक पहुंच गई थी, वहां पहुंच के पोलन ट्यूब ने अपने कितने गैमेट्स रिलीज कर दिए? दो नॉन मोटाइल गैमेट थे वो रिलीज कर दिए। और कहाँ पे रिलीज किए? सिनर्जिड में, साइटोप्लाज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ रिलीज किए? साइटोप्लाज्म में। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड द एग सेल। अब इनमें से एक मेल गैमेट तो जाएगा एग सेल की तरफ और फ्यूज कर जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ। और अब ये कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई? सिंग गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट है एन, एग सेल भी है एन, तो यहाँ पे बनेगा डिप्लॉयड सेल जाइगोट, और प्रोसेस को बोलेंगे सिंग गैमेट, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयड सेल बन गया जाइगोट। द अदर मेल गैमेट वो किसकी तरफ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है कौन से सेल में? सेंट्रल सेल में। यहाँ पे फ्यूजन होगा और यहाँ पे बनेगा PEN बोलो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर सेल वॉल बन जाएगी तो प्राइमरी एंडोस्पर्म
सेल। ठीक है, जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो बोलेंगे PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्लॉइडी क्या होगी? प्लॉइडी होगी ट्रिप्लॉइड। ठीक है, अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है? 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, इसीलिए इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और तीनों न्यूक्लियाई थे हैप्लॉइड। तीनों न्यूक्लियाई थे हैप्लॉइड। ठीक है, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, 2 टाइप के फ्यूजन कौन कौन से हुए? एक तो सिंगेमिक हुआ है और एक हुआ है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा? इसीलिए इस प्रोसेस को बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये जो इवेंट है ये यूनिक है टू फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पूछ सकते हैं यूनिक इवेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, क्या है उसका नाम? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है नाम? डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो सेंट्रल सेल है उसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो फिर बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना? वो बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे पास था सेंट्रल सेल, है ना? अब सेंट्रल सेल में अंदर बना PEN। PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये पूरा सेंट्रल सेल में हो रहा है ना, तो यही अब बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बना देगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप होके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। और जाइगोट डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला था? फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट मिला था और PEC मिला था। जाइगोट तो चेंज हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो और PEC चेंज हो जाता है इनटू एंडोस्पर्म। PEC चेंज हो जाएगा इनटू एंडोस्पर्म। पोज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से 2 चीजें मिली। पहला जाइगोट, दूसरा PEC। एंडोस्पर्म नहीं मिला है अभी, PEC मिला है। फर्टिलाइजेशन से मिला PEC और जाइगोट, है ना? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिला है और जाइगोट मिला है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है? फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएगा कि हमारा PEC से तो बनेगा एंडोस्पर्म, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ओव्यूल से बनेगा सीड, ओवरी से बनेगा फ्रूट। इन सब को मिला के बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। अब सबसे पहले बनाएंगे एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले क्या होगा? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से क्या होगा? पहले प्रीसीड मतलब पहले, है ना? एम्ब्रियो बने उससे पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलना है। Why? The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. ये तो नहीं पता था ना हमें? क्या बोला है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है अब उसमें डिवीजन होगा बार बार और डिवाइड होके वो बना देगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बना देगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। मतलब कि ट्रिप्लॉइड था वो हमें पता ही है, जो एंडोस्पर्म बोला था उसी को बोल दिया इसने एंडोस्पर्म टिश्यू। लेकिन ये बना कैसे? बाय रिपीटेड डिविजन्स। बार-बार सेल डिवीजन हुआ और तब बना एंडोस्पर्म। क्या बना? एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म को एंडोस्पर्म टिश्यू बोल दिया और प्लॉइडी क्या है उसकी? इसलिए ट्रिप्लॉइड बोला। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व्ड फूड मटेरियल और इसका यूज किया जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। जो एंडोस्पर्म है या एंडोस्पर्म टिश्यू है इसके अंदर क्या भरा हुआ है? खाना, फूड भरा हुआ है। ठीक है, अब इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कितने टाइप की बताई थी? कौन कौन सी? वो कि दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। अरे अभी क्लिक किया था अभी। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अभी आज नहीं बताया मैंने। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के 3 तरीके बताए थे। बताओ क्या फायदा फिर मैं पढ़ाने में? एक तो नहीं बताओ अभी क्लिक किया था ना बंद मत करो नहीं करना।
लेकिन वो तब नहीं होते हैं, मेरे को याद तो आ रहा है लेकिन वो इसके नहीं। मैं यहाँ घूम रही बस आ नहीं रही। यहाँ तक आ चुके हैं ना। मैं बता दूं। यहाँ बताओ। बताओ। 3 टाइप का बताया था, कोकोनट का एग्जाम्पल दिया था। कोकोनट का दिया तो 2 में था, ये तो मेरे को पता है। पहले 2 में दिया था। हाँ उसको पता है। सेल्यूलर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, सेलुलर और लास्ट था ये सामने से पढ़ गया एलोवियर। सामने से पढ़ के बताया। नहीं सेल्यूलर मैडम ने कोकोनट का एग्जांपल दिया था, बताया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोवियर टाइप, मेरे सामने है ना। मैडम ने। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या था, मान लो हम कोकोनट खाते हैं, कोकोनट के अंदर जो पानी है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट पार्ट है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। और हेलोवियर टाइप में था कि बीच का, पहले सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो दोनों होते हैं उसके। वो तो एक ही से था ना, मोनोकोट के किसी एक हाँ। वर्ड में। अब देखो क्या बोला गया है कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेंगे फ्री न्यूक्लियर, है ना। साइटोकाइनेसिस साथ साथ नहीं हो रहा था। ये जो स्टेज है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय साइटोकाइनेसिस, इसीलिए बोलते हैं प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंट की सेल वॉल फॉर्मेशन जो है occurs and the endosperm becomes cellular। लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस और तब हमारा एंडोस्पर्म बनेगा सेलुलर, है ना। तभी सेल वॉल बनती है, तभी एंडोस्पर्म बनेगा सेलुलर। क्या हो रहा है? हमारे पास था PEN, क्या था? PEN, मतलब ये PEC था, PEC के अंदर प्रेजेंट था PEN। अब PEN के अंदर होंगे बार बार कैरियोकाइनेसिस, बार बार कैरियोकाइनेसिस हुए तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बने, इनको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियाई। और एंडोस्पर्म को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। रीजन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फिर लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस और फिर बन जाएगा सेलुलर। फिर जो हमारा एंडोस्पर्म होगा लास्ट में हो जाएगा सेलुलर, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल बन जाएगी साइटोकाइनेसिस। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly। अब मान लो जैसे हमने बीट का एग्जाम्पल भी लिया था, हमने कोकोनट का एग्जाम्पल भी लिया था, तो जितने न्यूक्लियाई बीट में बने हैं क्या उतने ही कोकोनट में बनेंगे? नहीं ना, अलग अलग न्यूक्लियाई बनेंगे ज्यादा, पर नंबर सब में अलग अलग होगा। तो फ्री न्यूक्लियाई जो है उनका नंबर अलग अलग होगा। द कोकोनट वाटर from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm। जो कोकोनट वाटर है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो बना हुआ है thousands of nuclei से, ठीक है। तो कोकोनट वाटर में प्रेजेंट है thousands of nuclei। क्या प्रेजेंट है? thousands of nuclei। किसको रिप्रेजेंट करता है वाटर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को। और जो सराउंडिंग पार्ट है, जो व्हाइट कर्नल है ना, कोकोनट का जो व्हाइट कर्नल है उसको बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियाई बना, सेल वॉल बन गई, एक न्यूक्लियाई बना, सेल वॉल बन गई, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एंडोस्पर्म जो है may either be completely consumed by the developing embryo। अब ये ना यहाँ से क्वेश्चन जब भी पेपर आएगा इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और मतलब 80% जनता गलत ही करती है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा एंडोस्पर्मिक था और कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक। पढ़ चुके हैं हम कौन से चैप्टर में? मॉर्फोलॉजी में। अब तुम बताओ, जो एंडोस्पर्म बना है, एंडोस्पर्म का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो को। मतलब जो एम्ब्रियो है वो इस एंडोस्पर्म से अपना खाना लेता है। तो 2 केस बन सकते हैं। एक तो ये है कि ये एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म खा गया, एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म खा गया, तो क्या एंडोस्पर्म बचा? एंडोस्पर्म नहीं बचा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। हमारे पास है बाहर वाला स्ट्रक्चर ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर अब हमारे पास है एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये एम्ब्रियो अपना खाना कहाँ से ले रहा है? एंडोस्पर्म से। ये एंडोस्पर्म था, ठीक है। ये एम्ब्रियो ये सारा एंडोस्पर्म खा गया, तो एंडोस्पर्म खत्म, एंडोस्पर्म खत्म। अब ओव्यूल जो है वो किस में चेंज होगा? सीड में।
ओव्यूल किस में चेंज होगा? सीड में। तो अब बताओ ये जो सीड है, इस सीड के पास एंडोस्पर्म है या नहीं? नहीं। इस सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं है, इसीलिए इस सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिसमें एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म खा जाता है। तो जो ओव्यूल सीड में चेंज होगा उस सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं होगा, इसीलिए उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एम्ब्रियो ने सारा एंडोस्पर्म नहीं खाया, कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का अभी भी बचा हुआ है, तो जो सीड बनेगा उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, तो उस सीड को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। उस सीड को बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। अब देखो एग्जाम्पल है ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म खा गया तो सीड कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक। अब नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल देखो, पी, बीन और ग्राउंडनट। सीरीज में याद करो, पी, बीन, ग्राउंडनट। क्या होगा? पी, बीन, ग्राउंडनट। पी, बी, ग्राउंडनट। ठीक है, पी, बी, जी। क्या होगा? पी, बी, जी। पी, बीन, ग्राउंडनट कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि एंडोस्पर्म बच सकता है, जैसे कोकोनट में हम क्या खा रहे हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म खा रहे हैं, हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खा रहे हैं, बचा हुआ है ना एंडोस्पर्म, दिख रहा है हमें। तो कोकोनट किसका एग्जांपल हो गया? एंडोस्पर्मिक सीड का। फिर सीड का है इसके अंदर, सीड उगेगा कैसे दोबारा? वो वही तो बता रही हूँ ना, ओव्यूल किस में चेंज हो गया? अच्छा, हाँ। सीड में, उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है अभी भी। समझ रहे फ्रूट हो? नहीं है मतलब उसके अंदर, मतलब है वो फ्रूट है। कोकोनट क्या है? एक फ्रूट है ना, फ्रूट है, वो एक फ्रूट है। हाँ। अब उसमें अलग अलग लेयर होगी ना, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, पेरिकार्प, एपिकार्प, सब कुछ। अभी आगे भी आएगा इसमें भी। अभी क्या बोला गया है कि अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो सीड होगा एंडोस्पर्मिक। बाहर ओवरी की बोल रही है, भीतर सीड देखते हैं, सीड होगा एंडोस्पर्मिक। एग्जांपल दोनों सी से हैं। कोकोनट तो याद रह जाएगा, दूसरा है कैस्टर। दूसरा क्या है? कैस्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। सीड कितने टाइप के? दो। या तो एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक। अब एंडोस्पर्मिक के याद रख लो, नॉन के फिर बच जाएंगे। एंडोस्पर्मिक में हमको देख, एंडोस्पर्मिक में हम कोकोनट में खा रहे हैं ना एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्मिक के होंगे कोकोनट और कैस्टर। बच गए नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें आ जाएगा पी, बीन, ग्राउंडनट। पी, बीन और ऑर्किड का अब देखो होता है एंडोस्पर्म। क्या बोला गया? स्प्लिट ओपन सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस, फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, मेज एंड राइस। अब देखो ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर हम पढ़ चुके हैं। तुम बताओ, व्हीट में, मेज में और राइस में सीड एंडोस्पर्मिक होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक। कौन सा एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर। कौन सा खाते हैं हम उसमें? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एग्जांपल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सीड हम दो टाइप के पढ़ रहे हैं, एक एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक के याद कर लो, एंडोस्पर्मिक में पहला था कोकोनट, दूसरा है कैस्टर, तीसरा है व्हीट, तीसरा है व्हीट, फोर्थ है मेज और राइस। व्हीट, मेज और राइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच गया कोई टेस्ट ऐसा दिखा देना जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा आता है क्वेश्चन। नॉन एंडोस्पर्मिक में बचेगा बीन और ग्राउंडनट। अब मैं 1 करोड़ बार भी चिल्ला लूंगी ना कि इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर ये तुम्हारा ठीक हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। सांस लेने दो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? जाइगोट से। इससे पहले किसका फॉर्मेशन पढ़ा हमने? एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म कहाँ से बना? पीसी से, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल। अब माइक्रोपाइलर एंड पे बना था जाइगोट, माइक्रोपाइलर एंड पे बना था जाइगोट। वही जाइगोट अब चेंज होगा किसमें? एम्ब्रियो। तो ध्यान रखना, एम्ब्रियो कौन से एंड पे बनता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, where the zygote is situated. Most zygote
divide only after certain amount of endosperm is formed. अब जाइगोट एम्ब्रियो बनाना तब शुरू करेगा, जाइगोट डिवाइड तब करेगा जब थोड़ी बहुत अमाउंट में बन जाएगा एंडोस्पर्म, थोड़ी बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी जाइगोट डिवाइड करेगा. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. तो ये क्या है? ये एक अडेप्टेशन है. ये क्या है? एक अडेप्टेशन. मतलब टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ, तब ऐसा हुआ कि जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी, और न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? एंडोस्पर्म से. तो जाइगोट एम्ब्रियो तभी बनाना शुरू करेगा जब थोड़ी बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाएगा. ठीक है. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny are similar in both monocot and dicot. क्या बोल रहे हैं कि मोनोकोट और डाइकोट वैसे तो दोनों बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं. वैसे तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन एम्ब्रियोजेनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो दोनों में लगभग सेम है. ठीक है, वैसे दोनों अलग हैं. अब डाइकोट्स के अंदर बताया गया पहले जाइगोट क्या क्या बनाएगा? गिव राइज टू, सबसे पहले बनेगा प्रो एम्ब्रियो. सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो मतलब जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, सबसे पहले बना प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो. ग्लोब में गया था ना वो घूमने, ग्लोबुलर एम्ब्रियो. हाँ, वेरी गुड. 16th साइड था, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद बना था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में बनता है मैच्योर एम्ब्रियो. सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, लास्ट में मैच्योर. इनमें से कौन सा कौन सा मोनोकोट्स में नहीं बनता? हार्ट शेप्ड मोनोकोट्स में नहीं बनता, सिर्फ डाइकोट्स में बनेगा. A typical dicot embryo consists of, एक डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होगा? एक तो होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो होंगे कोटिलेडोन. डाइकोट है तो कोटिलेडोन कितने होंगे? दो. ठीक है, तो डाइकोट एम्ब्रियो में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और दो होंगे कोटिलेडोन. ठीक है. द पोर्शन ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलेडोन से ऊपर है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल. ठीक है. व्हिच टर्मिनेट्स विद प्लम्यूल और स्टेम टिप. टर्मिनेट मतलब ऊपर जाके किससे मिलेगा? प्लम्यूल या स्टेम टिप से. ठीक है. तो क्या बोला गया है? एम्ब्रियो के पास दो चीजें हैं. पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कोटिलेडोन. कोटिलेडोन का नंबर 2. एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटिलेडोन के ऊपर है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और ये एपिकोटाइल आके जाके टर्मिनेट हो रहा है किसमें? प्लम्यूल में. प्लम्यूल में या स्टेम की टिप में. द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन. अब कोटिलेडोन से ऊपर का पार्ट तो था एपिकोटाइल, नीचे का पार्ट होगा हाइपोकोटाइल. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइपोकोटाइल है सिलेंड्रिकल पोर्शन. हाइपोकोटाइल क्या है? सिलेंड्रिकल पोर्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड. ये नीचे जाके किसमें टर्मिनेट होता है? रेडिकल में या रूट टिप में. ये किसमें टर्मिनेट होगा? रेडिकल में या रूट टिप में. और रूट टिप जो है हमें पता है रूट टिप किससे कवर्ड होती है? ग्रैनुलेट. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्ब्रियो के पास दो चीजें, पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कोटिलेडोन. दो. अब कोटिलेडोन से ऊपर का पोर्शन नीचे का एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लम्यूल या स्टेम टिप, एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल या रूट टिप. है ना? रेडिकल या रूट टिप. एंड रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप. हाइपोकोटाइल की शेप सिलेंड्रिकल शेप होगी सिलेंड्रिकल. अब बात करते हैं मोनोकोट्स की. मोनोकोट में कोटिलेडोन का नंबर 1 होगा. अब ग्रास फैमिली की अगर बात करें तो ग्रास फैमिली में हम कोटिलेडोन को ही एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम स्क्यूटेलम. उसका नाम होगा स्क्यूटेलम. अब ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो स्क्यूटेलम है इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड, जो कि लेटरल साइड बोली गई है, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. स्क्यूटेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में. एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में. ये सीड कौन सा है? मोनोकोट है ना ये. उसके बाद क्या बोला गया है? स्क्यूटेलम जो है उसकी लोकेशन क्या होगी? एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में. एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट है स्क्यूटेलम. इंपॉर्टेंट है लोकेशन. At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called ovirhythm. हमें पता है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट में क्या होगा? रेडिकल या
Root रेडिकल cap. और रूट कैप। और हमें पता है रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोरिजा, कोलियोरिजा। रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोरिजा। कोलियोरिजा। पर ध्यान रखने लायक बात क्या है कि कोलियोरिजा है क्या? अनडिफरेंशिएटेड शीट। कोलियोरिजा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीट, ठीक है। मतलब इसमें अभी डिवीजन बंद नहीं हुआ। डिफरेंशिएटेड होती तो डिवीजन बंद हो गया होता, बट कोलियोरिजा इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीट। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीट है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस और स्क्यूटुलम एक साइड से अटैच थे ना, लेटरल साइड से, तो उससे जो ऊपर का पोर्शन होगा उसको बोलेंगे एपिकोटाइल, उसको बोलेंगे एपिकोटाइल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोटाइल। अब हमने मॉर्फो में सिर्फ इतना पढ़ा था कि मोनोकोट्स में रूट इज कवर्ड बाय कोलियोरिजा एंड plumule is covered by कोलियोटाइल। plumule is covered by कोलियोटाइल। यहाँ पे हमने देखा कि कोलियोरिजा है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट। कोलियोरिजा क्या है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीट। अब कोलियोटाइल के बारे में और देखो क्या लिखा है। एक तो क्या हो गया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन क्या होगा? एपिकोटाइल, है ना। अबव द लेवल, जहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस और स्क्यूटुलम अटैच थे, उससे ऊपर के पोर्शन को बोलेंगे एपिकोटाइल। अब क्या है कि एपिकोटाइल के पास दो चीजें हैं, एक तो है शूट एपेक्स और दूसरा है फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। क्या है? कुछ लीफ प्राइमोर्डिया। तो एपिकोटाइल के पास कितनी चीजें? दो। कितनी चीजें? दो। कटे लगाओ, खोल क्यों रहे हो उसको बार-बार? एपिकोटाइल के पास कितनी चीजें? दो। एक तो प्रेजेंट होगा शूट एपेक्स, दूसरा होगा कुछ लीफ प्राइमोर्डिया, कुछ लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये एनक्लोज्ड है, ये बंद है किसके अंदर? कोलियोटाइल के अंदर। किसके अंदर बंद है? कोलियोटाइल के अंदर। और कोलियोटाइल क्या है? होलो फोलियर स्ट्रक्चर। कोलियोटाइल क्या है? एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर। क्या बोल रही हूँ मैं? हमने सिर्फ इतना देखा है आज तक कि प्लम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोटाइल, प्लम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोटाइल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी है हमारे पास एपिकोटाइल जो कहाँ प्रेजेंट है? स्क्यूटुलम और एम्ब्रियोनल एक्सिस जहाँ अटैच है उसके लेवल के ऊपर। अब एपिकोटाइल के पास है दो चीजें, एक तो है शूट एपेक्स, एक तो है शूट एपेक्स और दूसरा है फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। अब ये दोनों के दोनों या हम बोले एपिकोटाइल, ये कवर्ड है किससे? कोलियोटाइल से। किससे कवर्ड है? कोलियोटाइल से। अब कोलियोटाइल है क्या? पहली बात ये है होलो, दूसरा ये है फोलियर। क्या है? कोलियोरिजा क्या था? अनडिफरेंशिएटेड शीट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आज जो हमने पढ़ा, ठीक है। एपिकोटाइल किससे कवर्ड है? कोलियोटाइल जो कि है होलो फोलियर। अब soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight. Then split the seeds and observe the various parts of the embryo and seed. ठीक है, आज के लिए